कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे और कार्बोकैटायन में हमने जो है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की और पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोनाइन की, ठीक ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बोनाइन की और जो टॉपिक है आपका वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ठीक ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो आपका कार्बोनाइन है क्या कि जैसे कोई कार्बन है, ठीक ना, यहाँ पे अपने पास कोई कार्बन है और इस पे माइनस चार्ज अगर है तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइन। कार्बोनाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 होता है, ये आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछले क्लास में। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल है। स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है आपका, पिरामिडल, ये भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ बना देते हैं। ये आपका C, इस तरह से 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर है और कार्बन के पास एक इस तरह से लोन पेयर है और कार्बन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम लोग यहाँ पे अब स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं, तो स्टेबिलिटी पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो देखो 2 केसेस हैं। पहला केस कि यहाँ पे आपके पास कार्बोनाइन है कोई और कार्बोनाइन के बगल में कोई ग्रुप लगा हुआ है G। आपके पास कोई कार्बोनाइन है और कार्बोनाइन के बगल में कोई ग्रुप लगा हुआ है G। ये G अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक ना। ये G आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इसका अगर -I इफेक्ट है, ठीक ना। अभी तक हमने एक ही इफेक्ट पढ़ा है, -I इफेक्ट। तो अगर इसका -I इफेक्ट है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इस कार्बोनाइन से इलेक्ट्रॉन को जो है वो खींच रहा होगा, ठीक। अगर ये ग्रुप कार्बोनाइन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा या चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो ग्रुप है अगर इसका -I इफेक्ट है तो -I इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है इसको ये डिक्रीज करेगा, ठीक। अगर चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक ना, तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। या इसको ध्यान रखना किसी भी एटम पे अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो वो डिस्टेबलाइज होता है और किसी भी एटम पे अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड घटता है तो वो स्टेबलाइज होता है। तो इस कारण से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक ना। स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कार्बन था इसका ऑक्टेट पूरा था, कार्बोनाइन का जो ऑक्टेट है ये पूरा है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी नहीं है। कार्बोनाइन के बगल में जो ग्रुप लगा हुआ है G, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है EWG है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी है, या सिंपल वर्ड्स में बोले जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी और चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और इसी तरह से अगर अपने पास यहाँ पे कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन के बगल में कोई ग्रुप लगा हुआ है G, तो चैट सेक्शन दिखाइए, कोई ग्रुप लगा हुआ है G, ठीक। तो अगर इसका +I इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, +I, तो ऐसे केस में ये आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इस कार्बोनाइन को ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। एक तो इसके सिर पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है और ये ग्रुप इस पे माइनस चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। इस कारण से जो स्टेबिलिटी होगी यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी ये डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ C-, कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट ऑफ द ग्रुप। इस ग्रुप का जो -I इफेक्ट है वो जितना ज्यादा होगा इस कार्बोनाइन से वो उतना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। बिल्कुल इसका उल्टा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I इफेक्ट, ठीक ना। +I इफेक्ट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि अगर किसी ग्रुप का +I इफेक्ट है तो जितना ज्यादा +I होगा ये ग्रुप उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस एनायन को ट्रांसफर करेगा, इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, ठीक ना, या चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने से जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी।
रिएक्टिविटी के इंक्रीज करने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, जिससे जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक ना, यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक ना। ग्रुप का अगर माइनस आई इफेक्ट है तो वो स्टेबलाइज करेगा, और अगर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। अब ये जो रूल है ये सभी तरह के इफेक्ट्स के लिए वैलिड है। आपका चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे दूसरा कोई इफेक्ट हो, जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, तो इन सब में अगर कोई माइनस वाला इफेक्ट है, माइनस मतलब कि जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, तो वो इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा। और अगर इस ग्रुप का प्लस वाला इफेक्ट है ना, प्लस, जैसे प्लस आई, प्लस एच या फिर प्लस एम, ठीक, तो ऐसे केस में और इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर माइनस इफेक्ट है तो स्टेबलाइज करेगा, प्लस इफेक्ट है तो डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, इसका रीजन क्या है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, क्लास में ही सॉल्व करना है, जो भी आपको आंसर लगे उसको आप लोग लिखें, ठीक है, और उसको क्रॉस चेक भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि आप लोग कितना सही लिख रहे हैं, कितना गलत लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा, यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। ये प्रेजेंटेशन नहीं आया, हाँ कॉपी हो गया, इसको मैक्सिमाइज कर दिया। अब इसका स्लाइड शो, हाँ, तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन आपके सामने, तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है क्लास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये सब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल देखने से आप लोगों को एक क्लियर व्यू मिलेगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये हो गया ए, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये ए है, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। ए बी सी डी में आपको कंपेयर करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे लेस स्टेबल कौन सा है, ठीक। तो इसमें ए बी सी डी, हेलो एल्केन चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कब पढ़ाएंगे। तो भाई पहले एक चैप्टर खत्म करें, पहले चैप्टर खत्म नहीं हुआ, दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं हम लोग, तो एक एक चैप्टर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाफट बताएं भाई, ए बी सी डी, इसमें क्या आंसर आएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये CH3 माइनस है, ठीक, यहाँ पे जो डी वाला पार्ट है आपका, सी में यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। और आपको पता है कि जो मिथाइल है इसका एक प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक ना, मिथाइल का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। बी में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, यहाँ भी अपने पास क्या है CH3, तो इसको दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, ठीक ना, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, ठीक ना, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। ए में यहाँ पे 3 CH3 है, CH3 और CH3। और हमने अभी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो एल्काइल ग्रुप होता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो तीनों मिथाइल है ये इस तरह से अपने प्लस आई इफेक्ट से इस एनायन को डिस्टेबलाइज करेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन का ना तो प्लस आई होता है ना तो माइनस आई होता है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इस कारण से सबसे ज्यादा स्टेबल डी, सी, बी, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो लगभग सबका आंसर सही आया है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। तो यहाँ पे डी, सी, बी, ए आंसर इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपका यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक। इस चैप्टर में
क्वेश्चंस जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी कमांड बढ़ेगी, ठीक। और क्वेश्चन फटाफट होना चाहिए, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ए बी सी में हमें कंपेयर करना है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एनायन है ये 1 डिग्री एनायन है, ये जो एनायन है ये 2 डिग्री एनायन है, और ये जो एनायन है ये 3 डिग्री एनायन है, ठीक। अब क्योंकि ये 1 डिग्री एनायन है तो इसको सिर्फ एक तरफ से प्लस आई मिलेगा, ये 2 डिग्री एनायन है तो इसको दो तरफ से प्लस आई मिलेगा, और ये 3 डिग्री एनायन है, ठीक ना, 3 डिग्री एनायन है तो इस एनायन को 3 तरफ से प्लस आई जो है वो मिलेगा। इसको सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जबकि इसको, इस एनायन को, यहाँ पे इस कार्बन पे एनायन है, माइनस चार्ज है, तो इसको दो तरफ से प्लस आई मिल रहा है, इसको 3 तरफ से प्लस आई मिल रहा है। तो सबसे लेस स्टेबल जो है वो ए होगा। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऑलरेडी इसके सिर पे माइनस चार्ज है, और 3 तरफ से इसको जो है इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी, फिर बी, फिर ए, ठीक ना। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सी बी ए, ठीक है, सेकंड जो है आपका एक्यूरेट आंसर है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ भाई, 3 सॉल्व करें तो समझे सही आंसर है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें हम तो देखो अगेन ये आपका 3 डिग्री एनायन है, ये आपका 1 डिग्री एनायन है, और ये आपका 2 डिग्री एनायन है, ठीक। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से इसको प्लस आई मिल रहा है, जबकि यहाँ पे इसको दो तरफ से प्लस आई मिल रहा है, ठीक है, दो तरफ से प्लस आई मिल रहा है, और यहाँ पे इसको 3 तरफ से जो है वो प्लस आई इफेक्ट जो है इस एनायन पे लग रहा है। तो यहाँ पे 3 तरफ से 3 ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रुप कर रहा है और यहाँ पे 2 ग्रुप कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट इन तीनों में, और उससे लेस स्टेबल कौन सा है? सेकेंड, थर्ड, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा बी, ठीक है ना। बी के बाद बी से लेस स्टेबल कौन सा है? सी, ठीक है ना, बी सी, और सबसे लेस स्टेबल जो है वो आपका हो जाएगा ए। तो थर्ड का भी मुझे यहाँ से आंसर दिख रहा है बी सी ए। क्वेश्चन नंबर 4 तक लोग पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, तो 3 में ये आपका जो है एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें एक में माइनस चार्ज यहाँ पे है, ये आपका माइनस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज इस कार्बन पे है, और एक पे जो माइनस चार्ज है वो इस कार्बन पे, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे, और जो है इसको फिर से एक बार देखना आप लोग, फिलहाल इसको क्लास में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं, CH3 माइनस, CH2D माइनस, CH2D माइनस, CD3 माइनस, इसमें आपको कंपेयर करना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, उससे लेस स्टेबल बी, सबसे लेस स्टेबल सी, और सबसे लास्ट में आपका कौन सा आ जाएगा? डी। ये इसमें जो है इसका सही आंसर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो H का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो H, D और T में आपको बता रखा है, H, D और T में जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई, वो सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा है T का, ठीक। तो H और D में प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई, H और D में D का ज्यादा है। तो यहाँ पे 3 D लगा हुआ है, यहाँ पे 2 D लगा हुआ है, यहाँ पे 1 D है, और यहाँ पे तो D है ही नहीं। तो जितना ज्यादा हम लोग D लगाएंगे वो तो उसको उतना ही एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा अपने प्लस आई इफेक्ट से, तो इसलिए सबसे लेस स्टेबल जो है वो D हो जाएगा। तो 4th का आंसर जो है ये A B C D जो है आ जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ थोड़ा बड़ा सा बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इस तरह का एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक ना, एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में माइनस चार्ज यहाँ पे दिया गया है, ठीक, ये 3 डिग्री है, ये क्या है आपका? 3 डिग्री। सेकेंड वाले में माइनस चार्ज यहाँ पे दिया गया है जो कि 1 डिग्री है, और जो आपका थर्ड वाला है ये वाला, तो थर्ड वाले में जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये 2 डिग्री एनायन है, ये 3 डिग्री एनायन है, और ये 1 डिग्री एनायन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है आपका? 1 डिग्री, उससे लेस स्टेबल 2 डिग्री, और सबसे लेस स्टेबल आपका कौन सा है? 3 डिग्री, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जो है फिर से ड्रॉ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें H, D और T, तो H, D और T में जो प्लस आई इफेक्ट है, आपको कई बार बताया प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है H, D और T में सबसे ज्यादा किसका है?
T का, उससे कम D का, सबसे कम H का, ठीक। तो इस कारण से जो प्लस आई इफेक्ट है वो एनायन को डिस्टेबलाइज करता है। तो सबसे लेस स्टेबल जो है वो C हो जाएगा, उससे मोर स्टेबल B और सबसे ज़्यादा स्टेबल A। तो इसका आंसर है A B C आ जाएगा। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ सारे लोग A B C आंसर दे रहे हैं, जो कि सही आंसर है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में। ये तो हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आपको लगाना है। एक इफेक्ट आपको बताया है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे देखो आपका एक एनायन ये हो गया, यहां पे माइनस चार्ज है, ठीक है ना। ये आपका जो है इस तरह से माइनस चार्ज है, यहां पे माइनस चार्ज इस कार्बन पे है। अच्छा, यहां माइनस मिसिंग है, तो यहां माइनस चार्ज जो है वो इस कार्बन पे, ठीक। इन तीनों पे माइनस चार्ज है, ठीक है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा सर सी वाले में ब्रिजहेड कार्बन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन देने में। ब्रिजहेड कार्बन जरूर करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो वो प्लस आई इफेक्ट जो है वो इजीली शो कर सकता है, ठीक ना। कोई डाउट होगा तो उसको जरूर पूछेगा, ठीक ना। कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का डाउट होगा तो उसको जरूर पूछना है क्लास में। अब देखो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ देखो ये एनायन है, ठीक। इस एनायन के अल्फा पोजीशन पर एल्कीन जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इस एनायन के अल्फा पोजीशन पर पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस एनायन के अल्फा पोजीशन पर एल्काइन जुड़ा हुआ है। अब पिछला क्लास आप लोग याद करो, जस्ट पिछला क्लास, उसमें मैंने आपको इन तीनों का जो माइनस आई इफेक्ट है वो कंपेयर करवाया था, ठीक। इन तीनों का मैंने क्या कंपेयर करवाया था, माइनस आई इफेक्ट, ठीक ना। उसको एक बार रिवाइज करें, इसका रीजन भी मैंने वहां पे आप लोग को बताया था कि जो माइनस इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, वो सबसे ज्यादा C ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप का होता है, ठीक। उससे कम जो है आपका पीएच का होता है और उससे कम जो है ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप का होता है, ठीक। इसका जो रीजन था वो मैंने आपको कहाँ लिखवाया था, पिछले क्लास में। इसका रीजन आपको बता रखा है ऐसा क्यों, ठीक है। रीजन फिर से बता देते हैं। यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 है, लेकिन इसके बगल में सिर्फ एक sp2 है, जबकि यहाँ कई सारे sp2 कार्बन है, ठीक है ना। तो इस कारण से सबसे ज्यादा माइनस आई अल्काइन का होता है, उससे लेस माइनस आई पीएच का है और सबसे लेस जो माइनस आई इफेक्ट है वो एल्कीन का होता है, ठीक। तो इस कारण से जो माइनस आई है वो सबसे ज्यादा एल्काइन का है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक। तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस एनायन को ये स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह से, ठीक है ना। एल्काइन, पीएच और एल्कीन, इसमें माइनस आई इफेक्ट, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें ये एल्काइन जो है इसको स्टेबलाइज करेगा, फिर पीएच का भी माइनस आई इफेक्ट है और इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन पीएच और एल्कीन में जो माइनस आई है वो पीएच का ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C, उससे लेस स्टेबल हो जाएगा B, सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा A। तो यहाँ पे आंसर लाइन से आ रहे हैं CBA। तो CBA जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना है, ठीक ना। एक सीक्वेंस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसको, तो ये पिछले क्लास में आपको हमने बता रखा है, इसका ऑर्डर और इसका रीजन भी आपको जो है वो बता रखा है, ठीक। रीजन क्या है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp है, sp2 लेकिन इसके बगल में एक ही sp2 है, जबकि वहां पे जो sp2 है उसके बगल में दो pH में sp2 वाले के बगल में दो sp2 होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लोगों का आंसर आया है BAC, जो मैं देख रहा हूं किसी ने ABC भी दिया है। तो 7th का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। 7 भी अच्छा क्वेश्चन एक तरह से। देखो आपको पिछले क्लास में DNP रूल बताया था, क्या बताया था, DNP। अगर माइनस आई इफेक्ट देखना है तो सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस, क्या देखना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद नंबर ऑफ ग्रुप, और डिस्टेंस और नंबर ऑफ ग्रुप जब सेम होंगे तब आपको पावर देखना है, ग्रुप का पावर देखना है, ठीक है ना। ये रूल आपको पिछले क्लास में बताया था। अब ध्यान से देखें, यहां पे CH2 माइनस के बगल वाले कार्बन पे यानी कि अल्फा कार्बन पे CF3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। CF3 ग्रुप लगा हुआ है CH2 माइनस के बगल वाले कार्बन पे, लेकिन यहां CH2 माइनस से ही डायरेक्ट CF3 लगा हुआ है और यहां भी CH2 माइनस के बगल वाले कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पे CCl3 लगा हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है
कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं CCl3 और CF3 ये इस एनायन से दूर हैं, ठीक है, अल्फा कार्बन पे, जबकि यहाँ जो CF3 है ये डायरेक्टली इस एनायन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ डिस्टेंस कम है, ठीक है, CF3 पास में लगा हुआ है, जबकि यहाँ ये जो ग्रुप है आपका ये इस एनायन से दूर है, ठीक। इस कारण से सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट है वो बी का लगेगा, ठीक ना, बी का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा लगेगा। आपको बताया था सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो डिस्टेंस होता है, ठीक ना, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस एनायन को ये स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे स्टेबल जो एनायन है वो बी होगा। अब ए और सी में कंपैरिजन है, तो यहां भी अल्फा पोजीशन पर है, यहां भी अल्फा पोजीशन पर है, डिस्टेंस सेम हो गया, नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम हो गए, भाई यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है। अब पावर की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन में माइनस आई पावर ज्यादा किसका है, तो माइनस आई पावर ज्यादा है फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का माइनस आई पावर ज्यादा है, तो CF3 जो है इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो B के बाद आ जाएगा A और A के बाद कौन आ जाएगा C, तो BAC जो है वो सही आंसर होगा, तो BAC मुझे आंसर दिख रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि कुछ ही स्टूडेंट्स है जो बार बार आंसर दे रहे हैं, ठीक, जबकि ये क्वेश्चन जो है वो सबके लिए है, यानी कि सबको ट्राई करना है, ठीक है, ये नहीं कि बस इसको देख रहे हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो भी आपको लगे आंसर उसको कॉपी में नोट करें और हो सके तो चैट सेक्शन में भी लिखें, ठीक है, ताकि आंसर को हम लोग यहाँ पे जो है वो देख सके, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे अपने पास माइनस चार्ज है, ये भी आपका माइनस चार्ज है, ये भी आपका ये माइनस चार्ज है, ठीक ना, 3 नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें NO2 का एक माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस, ठीक ना, तो यहाँ पे आपके पास माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी मैं आंसर देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 इज नॉट क्लियर ना, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन पे इस तरह से NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे अल्फा और बीटा, बीटा कार्बन पे NO2 है, जबकि यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा वाले कार्बन पे NO2 है, यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन पे ही NO2 है, ठीक। तो NO2 का एक माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये वाला जो NO2 है ये सबसे ज्यादा इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये NO2 उसके अल्फा पे है, ये NO2 उसके बीटा पे है, और यहाँ पे जो NO2 है इसके गामा पोजीशन पर है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो C होगा, उससे लेस स्टेबल B होगा, और सबसे लेस स्टेबल जो है वो A आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो CBA होगा, ठीक ना, CBA सही आंसर है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखो 9 क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो इसको मैं बना देता हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक, इसमें इस तरह से एक रिंग बनी हुई है, ठीक ना, एक साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक, और अल्फा और बीटा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है,
इसी तरह से यहाँ भी अपने पास इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और इस पे जो चार्ज है ये माइनस चार्ज है। अब देखिए भाई कितने लोग का सही आंसर आता है इसमें, ए और बी। तो ए और बी में जो मोर स्टेबल एनायन है वो कौन सा है, तो यहाँ भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट यूज करना है, आई इफेक्ट यहाँ पे यूज करना है। तो इसमें ए और बी में हमें कंपैरिजन करना है। तो ए बी में लोग ए को बता रहे हैं ना, ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो यहाँ ए इज मोर स्टेबल देन बी, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हाँ सही आंसर है आपका, ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका कीटो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? कीटो। तो कीटो के बगल में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा और ये आपका गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा कार्बन है, ठीक। तो यहाँ पे बीटा पोजीशन पर नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे गामा पोजीशन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड होता है इसका एक माइनस आई इफेक्ट है। माइनस इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इस ऑक्सीजन पे डेल माइनस है और इस कार्बन पे डेल प्लस चार्ज है। इसी तरह से इस कार्बन पे भी डेल प्लस चार्ज है, और ये जो डेल प्लस होगा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस एनायन को ये स्टेबलाइज करेगा, यहां भी ये इस तरह से खींचेगा, ठीक ना। ये जो सी डबल बॉन्ड O है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इस एनायन को ये स्टेबलाइज करेगा, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे एनायन नजदीक है इस सी डबल बॉन्ड O के, यहाँ पे जो एनायन है वो दूर है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी में जो ए है, तो मोस्टली सबने, मोस्टली क्या लगभग सभी ने ए और बी में ए को ज्यादा स्टेबल बताया है, जो कि सही आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 का भी आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पहले मैं आपका आंसर पढ़ देता हूँ। आप लोगों ने ए बी सी को बता रखा है और आपका आंसर सही है। ए बी सी में सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, उससे लेस स्टेबल बी है और उससे लेस स्टेबल सी है। रीजन? तो रीजन साफ साफ है, यहाँ जो एनायन है ये sp कार्बन पे, ठीक। यहाँ जो एनायन है ये sp2 कार्बन पे, और यहाँ जो एनायन है ये sp3 कार्बन पे, ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है? वो sp कार्बन की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो 50% है। यहाँ पे कितना होता है भाई? तो यहाँ पे 33.33% है और यहाँ पे 25% है, ठीक। तो इस कारण से क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, इस कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो भी इंक्रीज कर जाती है। थोड़ा क्विकली बताएं, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है? तो इसकी हो जाती है 3.25, ठीक ना। इसकी कितनी हो जाती है? तो इसकी 2.75, और इसकी कितनी हो जाती है? तो इसकी हो जाती है 2.5, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस कारण से आपका ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, उससे लेस स्टेबल ये एनायन है, उससे लेस स्टेबल ये एनायन है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं आंसर ए बी सी जो है वो आ रहा है, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि भाई क्वेश्चन से जो है सबको सॉल्व करने हैं, ठीक ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही इस चैप्टर में कमांड आएगा आपको, ठीक ना। अब ये तो पता है इंडक्टिव इफेक्ट है, दो तरह का होता है, माइनस आई प्लस आई, लेकिन जब उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं तो चैप्टर पे थोड़ा कमांड हमें आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 अब फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर बताना, यस या नो। ये जो एनायन है, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज क्या रिंग में रेजोनेंस करेगा? यस या नो? पिछले क्लास में आपको बताया। तो ये पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि अगर बेंजीन के ऊपर ही अगर माइनस चार्ज है, ठीक, तो वो कभी भी रिंग में रेजोनेंस नहीं करेगा, ठीक। इसका रीजन भी अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि क्योंकि कुछ लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है तो इसीलिए उनको मैंने बता दिया, क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये माइनस तो रेजोनेंस कर रहा है, ठीक। तो पहले क्लियर कर दे कि बेंजीन के कार्बन के ऊपर अगर माइनस है, प्लस है, रेडिकल है या लोन पेयर है, तो ऐसे केस में वो इस रिंग के पाई क्लाउड के साथ रेजोनेंस नहीं करता है, ठीक है ना। रीजन भी आपको बताएंगे अगले लेक्चर में जब रेजोनेंस पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। रीजन ये है कि वो जो ऑर्बिटल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, तो वो ओवरलैप नहीं कर पाता है। तो रीजन भी समझेंगे एक डायग्राम से, ठीक। खैर, तो अब इसमें आपको 11th क्वेश्चन में ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया डी।
ABCD में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, हाँ, तो सबका आंसर नो आ रहा है, ठीक है ना, तो सबको यानी कि पिछला लेक्चर याद है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपको A, B, C और D इसमें कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे लेस स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ आंसर आ गया है DCBA, सही आंसर है DCB और A, ठीक, DCBA सही आंसर है। क्यों? अब रीजन समझ ले, देखो ये जो एनायन है आपका, ये जो माइनस चार्ज है, इसके बगल में 2 कार्बन है, ये sp3 है और ये कार्बन भी sp3 है, और आपको पता है कि sp3 कार्बन का एक प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो sp3 कार्बन है इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो अगर इसका प्लस आई इफेक्ट है तो ये इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा। तो sp3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है तो ये इस एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट से डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। जबकि जो आपका B वाला जो कंपाउंड दिया है उसमें ये वाला कार्बन तो sp3 है, ठीक है, ये वाला कार्बन तो sp3 है, बट ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये स्टेबलाइज करेगा। यहां पे क्या हुआ कि ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, अगल बगल के दोनों कार्बन sp2 हो गए, लेकिन एक कार्बन मुझे यहां दिख रहा है जो कि sp3 है, और sp3 वाले का तो प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट है तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, पर बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं होगा। इस वाले कार्बन पे देखें तो सारे कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक। तो इस कारण से जो उसका माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, और इसीलिए जो उसकी स्टेबिलिटी होगी एनायन की वो बढ़ जाएगी। इसलिए आपका जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो डी हो जाएगा, DCBA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 12 के भी आप लोगों ने आंसर पहले ही दे दिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, NO2 का, ये NO2 है, ठीक, तो NO2 का एक माइनस आई इफेक्ट होता है, यहाँ भी NO2 का माइनस आई इफेक्ट होगा और यहाँ भी NO2 का माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक। अब इस एनायन की बात करें तो NO2 का ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, ये गामा और ये आपका डेल्टा, ठीक। इसी तरह से ये अल्फा, बीटा, गामा, यहाँ पे NO2 का ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो थोड़ा सा मैं अगर प्रॉपर वर्ड्स में अगर मैं 11th पे वापस में आ रहा हूँ, पहले 12th क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है ना, अगर मैं एक प्रॉपर लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पे जो NO2 है इसके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ NO2 के अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ NO2 के अल्फा और बीटा पोजीशन पर ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस यहाँ पे कम है, तो NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो यहाँ पे ज्यादा लगेगा, जबकि यहाँ NO2 दूर चला गया है, तो दूर चला गया है तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम लगेगा, और यहाँ तो NO2 भाई बहुत दूर चला गया है, तो वैसे भी आपको बता रखा है कि 3 कार्बन के बाद जो माइनस आई इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल C, फिर B, फिर A। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, किसी ने पूछा है, अंजू कुमारी, तो वो सुन ले कि यहाँ पे आप देखो अगर, तो ये जो आपका एनायन है जो माइनस चार्ज है, इस माइनस के बगल में, अंजू से क्वेश्चन है ये, इस माइनस के बगल में ये दोनों जो कार्बन है, इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है या sp3 है। तो इन दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक। sp3 का प्लस आई होता है या माइनस आई होता है, तो sp3 कार्बन का प्लस आई होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन जो है ये sp3 है और इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण, ठीक ना, इस एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो घट जाएगी। अब बी वाले में क्या है कि ये कार्बन तो आपका sp3 है, लेकिन ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, ये sp2 हो गया। अब कार्बन अगर sp2 हो गया तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर वो खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब नेक्स्ट वाले में क्या है कि ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, दोनों sp2 हो गए, तो इस एनायन की स्टेबिलिटी और बढ़ गई। लेकिन यहाँ अभी भी मुझे sp3 दिख रहा है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जो D है तो D वाले में सारे sp2 हो गए, कोई भी sp3 दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो कोई sp3 है ही नहीं, तो अगर sp3 कार्बन है ही नहीं तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी नहीं होगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट नहीं है तो इस कारण से आपका जो सबसे स्टेबल है वो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे स्टेबल आपका D हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे स्टेबल D, C, B और A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपके इस तरह से कार्बन चेन है और यहाँ पे ये NO2 लगा हुआ है और इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से अपने पास एक कार्बन चेन है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे N ट्राई मिथाइल CH3 होल थ्राइस और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और यहाँ भी इस तरह से अपने पास जो है एक कार्बन चेन है और यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पहले तो कंपेयर करो इन तीनों में, ये आपको पिछले क्लास में कंपेयर करवाया बकायदा क्वेश्चन में। तो इन तीनों में जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किसका है, ए का है कि बी का है कि सी का? तो यहाँ पे पहले तो ये बताओ N प्लस यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस, ठीक, NO2 और CN, इन तीनों में, ठीक ना, इन तीनों में ये A, B और C जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा A का है, फिर B का है, फिर C का है, ठीक ना। पिछले क्लास में क्वेश्चन हमने किया है। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है जबकि यहाँ इन ग्रुप्स पे कोई चार्ज नहीं है। और अगर किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उस पर चार्ज पॉजिटिव है जिससे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। और NO2 और CN में तो हमने कंपेयर किया ही हुआ है, जो माइनस आई है वो ज्यादा किसका है? NO2 का, कम किसका है? CN का है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, वहां पे कार्बन है, ठीक। तो इसीलिए जो है NCH3 का होल थ्राइस, इसका जो माइनस आई है वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम माइनस आई NO2 का होगा और सबसे कम माइनस आई जो है वो CN का होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? B। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो B का आ जाएगा, फिर A का आ जाएगा और सबसे कम जो है वो किसका आ जाएगा? C का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में BAC अब जाके सही आंसर आया है। बहुत लोग आंसर दे रहे हैं BCA और कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ABC। तो ABC BCA दोनों गलत है। सबसे ज्यादा स्टेबल B है। क्यों? क्योंकि इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। उससे लेस स्टेबल कौन सा है? NO2 वाला है, क्योंकि इससे कम माइनस आई इसका है और इससे भी कम माइनस आई साइनाइड का है। साइनाइड का माइनस आई इन तीनों में सबसे कम है। तो माइनस आई अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, तो ये आपका कम स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना। तो BAC जो है वो करेक्ट आंसर होगा। किसी को अगर डाउट होगा तो उसको जरूर पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में, ठीक ना, पिछले क्लास से एक बार रिवाइज करो, ठीक। 14 को सोच समझ के बताना है आपको। यहाँ पे एल्डिहाइड है CHO, ठीक, ग्रुप को समझें। यहाँ पे कीटोन है COCH3, ठीक। और यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे क्या है? एस्टर। इन तीनों में पहले तो ये बताओ कि जो माइनस आई है, ठीक ना, माइनस आई इफेक्ट जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर में सबसे ज्यादा किसका है? कंपेयर करो भाई। ये जो आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया था, इस पे इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था, C डबल बॉन्ड OH। देखिए कितने लोग को ये याद है क्वेश्चन, CH3, और इसका एक प्रॉपर रीजन भी बताया था, O यहाँ पे CH3, ठीक। तो इसमें जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा एल्डिहाइड का होता है, उससे कम कीटोन का होता है, सबसे कम एस्टर का होता है। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? रेजोनेंस। रीजन होता है ना, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो इस कारण से इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 पे आते हैं फिर से एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो लोग कह रहे नहीं समझ आ रहा है या जो लोग कह रहे रिपीट कीजिए, तो एक चीज आपको बता दें, रिपीट तो मैं कर रहा हूं, लेकिन जो पिछला क्लास है उसको भी रिवाइज करके आपको आना है। जैसे आज की क्लास पढ़ ले तो जो नेक्स्ट क्लास है उसको रिवाइज करना है, ठीक। इन तीनों में हमने पिछले क्लास में कंपैरिजन किया था, तो वो कंपैरिजन अगर हम लोग को याद होगा तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक ना। तो खैर यहाँ पे सही आंसर आया है CHO, ठीक ना। CHO का माइनस है सबसे ज्यादा होता है, उससे कम CH3 का और सबसे कम यहाँ OCH3 का। क्यों? तो रीजन मैं फिर से बता देता हूँ। H का ना तो माइनस आई होता है ना तो प्लस आई होता है। ये जो CH3 है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई से जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर से, तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। और यहाँ पे तो खैर रेजोनेंस हो रहा है, तो जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो ये OCH3 इस कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, रेजोनेंस से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो खींचने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, फिर 13 में एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर में सबसे ज्यादा जो माइनस आई है वो एल्डिहाइड का होता है, ठीक ना। पिछले क्लास में कंपेयर करवाया था और यहाँ भी आपको बता दिया। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज करेगा वो A, B और सबसे लेस कौन सा हो जाएगा? C। तो यहाँ पे A, B, C। पूजा का सही आंसर आया है अरम खान, ठीक ना। अरम खान का भी सही आंसर है। आकांक्षा सिंह, ठीक ना।
मोनालिसा। तो आप लोग सबका सही आंसर है ना, पूजा भंडारी का सबसे पहले आंसर आया, सही आंसर है। तो ए, बी और सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में एक बार रिपीट कर देता हूं। तो देखो पहले तो आप ग्रुप को समझो, ग्रुप क्या क्या है। तो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे NCH3 का होल थ्राइस और इस पे पॉजिटिव चार्ज ये लगा हुआ है, और यहाँ पे साइनाइड लगा हुआ है। पहले तो इन तीन में मुझे ये बताओ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन तीनों में ये बताओ कि इन तीनों ग्रुप में -I सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ -I जो है वो सबसे ज्यादा इस वाले ग्रुप का है, ठीक ना। यहाँ पे जो -I है वो सबसे ज्यादा इस ग्रुप का है। क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, और किसी ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो काफी बढ़ जाती है। सीधा सा रीजन है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। NO2 और CN में जो -I है वो NO2 का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, ठीक। तो NO2 का जो -I है वो CN से ज्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो NCH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो इसको स्टेबलाइज करेगा। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? ये वाला, क्योंकि इसका -I ज्यादा है। उससे कम स्टेबलाइज कौन करेगा? NO2। और सबसे कम स्टेबलाइज कौन करेगा? CN, क्योंकि इसका -I सबसे कम है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में भी मुझे दिख रहा है आंसर लोग बता रहे हैं ABC आंसर यहाँ सबका आया हुआ है, और ABC आंसर सही भी है। ABC आंसर जो है वो सही भी है, क्योंकि यहाँ जो NO2 है वो anion के पास में है, यहाँ जो NO2 है वो anion से दूर चला गया, और यहाँ जो NO2 है वो anion से और भी दूर चला गया। एक चीज मैं और बता दूंगा आपको, ठीक ना, क्योंकि रेजोनेंस का कुछ लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने लगते हैं, रेजोनेंस वगैरह यूज करते हैं, तो कोई बोलेगा सर इसका तो -M लग रहा है। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है, ठीक। इस कारण से NO2 का जो रेजोनेंस इफेक्ट है या जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक ना, जो कि अपना अगला टॉपिक है, तो NO2 का जो भी रेजोनेंस इफेक्ट है वो इस पे नहीं लगेगा, ठीक ना। तो अगर किसी को डाउट हो यहाँ पे, या किसी ने अगर पहले से पढ़ रखा हो रेजोनेंस इफेक्ट, तो वो भी यही क्लियर कर दे कि NO2 जो है इसका रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग में रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, इसलिए NO2 का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इस पे डायरेक्टली नहीं लगता है। तो NO2 का सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ही लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। और हमें पता है भाई कि जो -I है वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ जो NO2 है ये पास में है, यहाँ NO2 दूर चला गया, यह NO2 और भी दूर चला गया, तो NO2 जितना दूर जाएगा उसका -I उतना वीक हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो -I है वो तो इस वाले NO2 का होगा, और -I जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? इस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C, ठीक। ABC, तो सबका ABC आंसर आया है, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, इस चैप्टर में इनफाइनाइट क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक ना, अनंत क्वेश्चन जो है पॉसिबल है इस चैप्टर में, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो 16 में यहाँ पे आपके पास माइनस चार्ज है, यहाँ भी आपके पास माइनस चार्ज है, यहाँ भी आपके पास माइनस चार्ज है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन ये, क्या ये माइनस चार्ज रिंग में रेजोनेंस करेगा? तो साफ साफ बोलना है नो, नेवर, ठीक। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग में कभी भी रेजोनेंस नहीं करेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है इस नेगेटिव चार्ज पे? किसी ने क्वेश्चन पूछा है ये GOC का कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये GOC खुद ही एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या स्टार्ट किया है? इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि खत्म है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें और फिर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। खैर, तो यहाँ पे अपने पास ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस NO2 का सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? -I के अलावा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है इस नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 NO2 है और यहाँ पर 3 NO2 जो है वो बैठे हुए हैं। 3 NO2 का -I इफेक्ट जो है इस एनायन पे लग रहा है। इस कारण से सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C, उससे लेस स्टेबल हो जाएगा B, और उससे भी लेस स्टेबल हो जाएगा A। तो मुझे दिख रहा है 16 क्वेश्चन का सही आंसर लोग दे रहे हैं CBA, वेरी गुड, ठीक ना। जिन्होंने आंसर दिया है सबको, ठीक ना, सबने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पे नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक।
तीनों 3 डिग्री है, तीनों क्या है आपके 3 डिग्री है नेगेटिव चार्ज। अब ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। A की बात करें तो यहाँ पे CH3 है, भाई कुछ नहीं दिया है तो CH3 मान लेना है, तो यहाँ पे CH3 है, ठीक। यहाँ पे टोटल 1 2 3, ठीक ना, 3 मिथाइल है, तो इन सब का एक प्लस आई इफेक्ट होगा। क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। और ये जो प्लस आई है ये ओवरऑल ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस ग्रुप को टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्शियरी ब्यूटाइल। आगे चल के इसको TBU भी लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो क्वेश्चन में वो इस तरह से क्या करता है कि यहाँ पे इस तरह से लिख देगा TBU, क्या लिख देगा वो? TBU, और यहाँ माइनस बना देगा, ठीक। आप बोलोगे ये TBU क्या चीज है? TBU का मतलब होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एक स्ट्रॉन्ग प्लस आई होता है। कैसा प्लस आई बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि इतने सारे कार्बन है, एक तो ब्रांचिंग भी ज्यादा है, 3 CH3 जो है मिलकर इस बीच वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो टर्शियरी ब्यूटाइल था उसमें हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम लगा दिया। और आपको पता है पिछले क्लास में कंपेयर करवाया था H, D और T में जो प्लस आई है, तो प्लस आई जो है वो ज्यादा किसका है? H का, उससे ज्यादा D का और उससे भी ज्यादा T का। इसीलिए जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा B का आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि T का प्लस आई सबसे ज्यादा है। तो सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो जाएगा? B, उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? C, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? A। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा BCA इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, BCA या ACB भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने आंसर दिया है ACB, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जनरली लिखते हैं, तो ACB इसका सही आंसर है, ठीक। सबसे ज्यादा स्टेबल A। मैं रीजन फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लाइन से लोग आंसर दे रहे हैं, कोई डाउट होगा तो उसको जरूर पूछना है। इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, और इसका भी प्लस आई इफेक्ट है। इन तीनों ग्रुप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इस वाले का है, क्योंकि यहाँ ट्रिटियम लगा हुआ है, T लगा हुआ है, तो प्लस आई के कारण जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये एनायन आपका डिस्टेबलाइज होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल B हो जाएगा, उससे ज्यादा स्टेबल C हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो आपका A हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंच गए, तो वेरी गुड। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में साफ साफ है B ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस तो ठीक है, खैर वो तो दिख ही रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है कार्बन और यहाँ पे बैठा हुआ है नाइट्रोजन। पूरी दुनिया को पता है कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कारण से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इस कारण से ये जो माइनस चार्ज है आपका वो मोर स्टेबल है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, ए बी में A ग्रेटर देन B आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में देखना चाहूंगा आप लोग क्या आंसर देते हैं। 19 अच्छा क्वेश्चन है। 19 में लोग यहाँ मुझे दिख रहा है AB आंसर दे रहे हैं। AB आंसर आप लोगों का आया है, ठीक। देख लेते हैं भाई AB में सही आंसर क्या है। तो AB वाले भाई गलत है, जितने लोग का AB आया है लगभग सबका आंसर AB आया है, लेकिन एक काजल कुमारी है कोई, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, 18 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 18 का तो BA सही है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं मैं। तो 19 में जहां तक मुझे दिख रहा है AB आंसर आ रहा है सबका, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 में AB जिनका आ रहा है वो गलत है। अब ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है, AB में AB गलत है, B विल बी सही आंसर, ठीक। B ग्रेटर देन A। रीजन देख लो क्या है। रीजन ये है कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज है इसके बगल में एक ही कार्बन है, ठीक। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और sp2 कार्बन के होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो ठीक है। इसकी अगर बात करें तो देखो माइनस चार्ज यहाँ पे है और इसके भी बगल में sp2 है, ठीक है ना, और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो दोनों में बराबर हो गया भाई, बराबरी का मुकाबला हो गया। इसके बगल में इस एनायन के बगल में भी एक sp2 है और इस एनायन के बगल में भी एक sp2 है, वो तो चीज सेम हो गई। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इस एनायन के बगल में एक ही sp2 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि इस एनायन के बगल में sp2 भी है और एक sp3 भी है। एक क्या है? sp3 भी है, और sp3 वाले का एक प्लस आई इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई। sp3 कार्बन का एक प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अगर इसका एक प्लस आई इफेक्ट है तो प्लस आई से ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटा देगा। इसीलिए A की स्टेबिलिटी कम है और B की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो B ग्रेटर देन A आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये भी आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट कर दीजिए। तो 18 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 18 काफी सिंपल क्वेश्चन है, देख लें इसको। यहाँ पे देखो माइनस इस कार्बन पे है, यहाँ भी माइनस इस कार्बन पे है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी सेम हो गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस कार्बन के बगल में कार्बन है, जबकि इस कार्बन के बगल में नाइट्रोजन है। कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? जिन्होंने पूछा है वो बताए। यहां मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है 18, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? वो बढ़ा देगा, इसीलिए बी ग्रेटर देन ए आ जाएगा आपका। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ना, ये लास्ट क्वेश्चन है एनायन का। अभी तक हमने सिर्फ आई इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट को ही अप्लाई किया है, ठीक ना, इंडक्टिव इफेक्ट को ही हमने अप्लाई किया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आई इफेक्ट लगा के बताना है आपको 20 में क्या आंसर आने वाला है। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन ए सी बी आंसर आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं ए सी बी। तो ए सी बी जो है ए सी बी सही आंसर है आपका, ठीक। यहाँ पे देखो आपका ये CF3 हो गया, ये CF3 हो गया, ये CF3 हो गया। CF3 का एक माइनस आई इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, ठीक, क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस आई माइनस आई माइनस आई। अब यहाँ माइनस आई जो है ये पास में है, माइनस आई जो है वो क्या है आपका? पास में है। यहाँ जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है वो रिलेटिवली दूर लग रहा है और काफी दूर लग रहा है। तो यहाँ जो इसका माइनस आई है वो तो वैसे भी 3 कार्बन के बाद जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो थोड़ा पास में है, ठीक। तो अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो सबसे नजदीक में कौन है? फर्स्ट वाला है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ए होगा, ए करेगा। ए वाला जो CF3 है वो इस एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। बी और सी में कंपेयर करें तो यहाँ CF3 जो है ये अल्फा बीटा गामा गामा पोजीशन पर है, जबकि यहाँ अल्फा और बीटा इस एनायन के बीटा पोजीशन पर है। तो CF3 यहाँ नजदीक है इस एनायन के, इसलिए ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ लोगों का सही आंसर है ए, सी और बी। ए, सी और बी जो है आपका ये सही आंसर है। तो वेरी गुड भाई, आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। इसी तरह से सही आंसर देते चलना है, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से चैप्टर में कमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो हमने देखो 2 इंटरमीडिएट्स की अभी तक बात की, कौन कौन सी? कैटायन और एनायन। और इन दोनों की स्टेबिलिटी हमने देखा, और उस स्टेबिलिटी को एक इफेक्ट से हमने कंपेयर किया, और वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट जो आपका इंटरमीडिएट बच गया वो है फ्री रेडिकल, ठीक ना, कार्बन फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से इफेक्ट होती है तो उसकी बात करने वाले हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका फ्री रेडिकल। अरम खान पूछ रहे हैं सर 19 क्वेश्चन में भी तो H3C, देखो H3C नहीं है, ये आप क्वेश्चन गलत देख रहे हो, ये CF3 है अरम खान, ये आपका CH3 नहीं लिखा है, ये आपका CF3 है। क्या है? CF3 फ्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो भाई अगर 3 फ्लोरीन लगा दिया तो F3 है, तो इसका माइनस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस आई। अगर ये H3 होता तब इसका प्लस आई हो जाता, पर ये फ्लोरीन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है फिर से बता देता हूं, यहां पे आपका ये CF3 है, यहां भी CF3 है, यहां भी CF3 है, ठीक। अब ये बताओ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो ये बताएं कि यहां पे जो एनायन है तो इस एनायन के सबसे नजदीक में CF3 कहां लगा हुआ है? ए में कि बी में कि सी में? तो ए में जो CF3 है वो सबसे नजदीक है। और एक आपको रूल बताया है ये DNP, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है? डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो CF3 है वो सबसे नजदीक में है, तो इसका क्योंकि एक माइनस आई इफेक्ट है, तो ये जो CF3 है इस एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर उससे दूर यहाँ लगा हुआ है, और ये जो CF3 है वो सबसे दूर है, ठीक। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ए करेगा, ए, उससे लेस स्टेबलाइज बी करेगा, और सबसे लेस स्टेबलाइज सी करेगा। स्टेबलाइज तीनों ही करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ए करेगा। ए वाला जो CF3 है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा इस एनायन को, उससे लेस स्टेबलाइज बी, सी, और सबसे लेस स्टेबलाइज बी करेगा, ठीक। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहे हैं, 18th में क्वेश्चन पूछ रहे हैं CSP हाइब्रिड है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो दूर है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो C है वो दूर है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लें सबका।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 बता दिया गलती से। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर देखें, हाँ तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, यहाँ ये माइनस चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक, और यहाँ भी हमें माइनस चार्ज दिख रहा है, ठीक। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो देखो इस माइनस चार्ज के बगल में जो कार्बन है वो sp2 है, ध्यान से समझें, इसके बगल में जो कार्बन है वो sp2 है, इस माइनस चार्ज के बगल में भी जो कार्बन है वो sp2 है, ठीक। sp2 का कैसा इफेक्ट होता है, sp2 कार्बन का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो वो तो दोनों में सेम हो गया। इस एनायन के बगल में भी sp2 और इस एनायन के बगल में भी sp2, तो वो तो दोनों के लिए सेम हो गया। लेकिन यहां पे अगर देखें हम, तो ये जो sp3 वाला कार्बन है इस एनायन से दूर है, जो कि आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, ठीक है, ये इससे दूर है, जबकि यहां जो sp3 वाला कार्बन है वो डायरेक्टली इस एनायन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली इस एनायन से जुड़ा हुआ है। और sp3 वाले का तो प्लस आई होता है ना, sp3 वाले का क्या होता है, प्लस आई। तो यहां जो प्लस आई है वो डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच रहा है, या इनडायरेक्टली उस एनायन, लेकिन यहां पे जो इसका प्लस आई है वो तो डायरेक्टली इस एनायन को पहुंच रहा है ना, तो इसीलिए प्लस आई इफेक्ट जब लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, और वो जो है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ए और बी में जो बी है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर पूजा भंडारी पूछ रहे हैं, सर क्वेश्चन 19 में CH के जस्ट बगल में sp2 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में ए और बी किसकी बात कर रहे हैं आप, यहां CH2 होगा, सही है, CH2 होगा, CH2 माइनस है, ठीक, CH माइनस के बगल में sp2 है ना, तो हाँ, तो CH2 माइनस के बगल में आपका sp2 है, ठीक, ठीक है। तो अरहम खान ओके लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो खैर, अब ये तो था आपका कार्बन आयन। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल की। तो देखो मैं पहले थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में समझा दूं कि इसमें कंपेयर कैसे करना है आपको, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। तो पहले समझ ले ध्यान से कि कंपेयर करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, तो कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी इन फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो इसका आप स्ट्रक्चर याद करो, पिछले क्लास में आपको स्ट्रक्चर इनका बताया था डिटेल में। तो अगर इनका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन जो फ्री रेडिकल होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो sp2 है, क्या है, sp2। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर आपको याद होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होता है। आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बताया था, इसमें इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, और जो प्योर p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक। तो यहां पे अपने पास कोई डाउट इसमें 18 में क्या पूछ रहे हैं, 18 में C का En 3.5 है एंड N का 3 है, N का 3 है। क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 18 को बाद में समझेंगे, ठीक ना, अभी मैं लास्ट में उसको समझा दूंगा आपको, ठीक। फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, तो फ्री रेडिकल की बात कर ले यहाँ पे अब। तो ये देखो, ये बताओ कि ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, ठीक ना, ये सबको बताना है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो ये हो गया 2, ठीक, ये हो गया 2 4, ये हो गया 2 6 और ये 1 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास 7 है। भाई इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो डैश पे जो बॉन्ड है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और एक ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है इस फ्री रेडिकल के पास प्रेजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, लेकिन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने होने चाहिए थे, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए होने चाहिए थे 8। यानी कि ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। 8 होने चाहिए थे, कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए भाई, ठीक ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है इसको, लेकिन इसके वैलेंस शेल में मात्र 7 इलेक्ट्रॉन है।
एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक, तो इसको मैं यहां पे मिटाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास अगर कोई ग्रुप, ठीक है, अगर कोई ग्रुप इस फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ है तो ग्रुप जो है वो दो टाइप का हो सकता है। ये जो ग्रुप है आपका ये दो टाइप का हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। यानी कि इस ग्रुप का या तो प्लस आई इफेक्ट होगा या तो माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है ना, दो ही केस है। सपोज दैट इसका माइनस आई इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। माइनस आई मतलब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस इसका तो काम ही यही है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और ये जो ग्रुप है ये तो और इलेक्ट्रॉन इसे खींच रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? तो इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? घट जाएगी। भाई ये कार्बन जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये बगल वाला जो ग्रुप बैठा है वो और खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक तो ये वैसे ही भूखा है और बगल वाला जो है इससे और इसकी रोटी जो है वो छीन रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? इसकी स्टेबिलिटी को ये ग्रुप घटा रहा है, ठीक। तो जो है अगर इसका माइनस आई इफेक्ट है तो भाई यहाँ लोग आंसर देना भी शुरू कर दिया लोगों ने। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, जो लोग आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट समझ ले सबसे पहले, ठीक। तो ये जो ग्रुप है इसका अगर माइनस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। वही अपने पास अगर कोई फ्री रेडिकल है और इसके बगल में कोई ग्रुप है जी और इसका प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये रिलीजिंग ग्रुप है तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो फ्री रेडिकल था ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देके उस कमी को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। भाई ये जैसे ये मान लो कि भूखा कोई बैठा है और बगल वाला इसको रोटी दे रहा है, ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी को वो क्या करेगा? बढ़ा देगा ना। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक। प्लस ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी क्लास छूट जाएगी, ठीक। तो अब आपके ऊपर है कितनी जल्दी आप लोग जो है इसको सॉल्व करते हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपका 3 डिग्री रेडिकल है। कितनी डिग्री है? 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के बगल में 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 मिथाइल है, CH3, CH3 और CH3। यहाँ पे 2 CH3 है, तो ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसको मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल रेडिकल, ठीक। तो यहाँ पे एक CH3 है, तो CH3 का काम क्या है? प्लस, ये कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई के प्लस आई, तो CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको सप्लाई करेगा, यहाँ पे 2 CH3 इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे बाई सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे बाई सिग्मा बॉन्ड। तो मुझे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यहाँ 3 डायरेक्शन से इसको जो है इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, उससे लेस स्टेबल बी होगा, फिर सी, सबसे लेस स्टेबल जो है वो डी हो जाएगा। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ फर्स्ट तो खैर ए बी सी डी, अब तो लोग थर्ड तक आंसर दे रहे हैं, तो फर्स्ट वाला तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सही आंसर है वो ए बी सी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में CH3 रेडिकल, CD3 रेडिकल, CH2D रेडिकल और CH3, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक। यहाँ पे भाई कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं ना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सही करो क्वेश्चन को, इन दोनों को सही करो, ठीक। जो है नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे आपका CH2D2 रेडिकल है, और यहाँ पे आपका जो है CH2D रेडिकल है, ठीक ना। इसको कट कर देंगे, थोड़ा सा नंबरिंग में यहाँ प्रिंटिंग में एरर है, ठीक। कार्बन 5 बॉन्ड कभी बनाएगा नहीं। तो इसमें अब आपको कंपेयर करना है, ठीक। तो इसमें देखो आपका जो D है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। H, D और T में जो प्लस आई है वो सबसे ज्यादा किसका है? T का है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 ड्यूटेरियम है, यहाँ 2 ड्यूटेरियम है, यहाँ पे 1 ड्यूटेरियम है। तो जितना ज्यादा D लगेगा उतना ही प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा।
प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल है ए बी सी डी में, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका हो जाएगा बी, बी के बाद कौन आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद कौन आएगा डी, ठीक ना, डी, और डी के बाद कौन आएगा ए, ठीक ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी सी डी ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड तो आप लोगों के लिए बच्चों का क्वेश्चन होगा CH3 रेडिकल, CD3 रेडिकल और CD3 रेडिकल, इसमें कंपेयर करना है। तो ये तो कई बार आ गया अपने पास। HDT में जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा जो है वो T का है, उससे कम D का है, उससे कम H का है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल C, फिर B, फिर A। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का लोग सही आंसर दे रहे हैं CBA। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाँ तो देखो 4 में ये रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल है। तो 4 में जो आंसर दिया गया है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ BCA दिखा रहा है, ठीक। तो आप लोग BCA आंसर दे रहे हो जो कि सही भी है। इसका जो आंसर है वो BCA आएगा, ठीक है ना, BCA आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है, खैर ये तो sp2 है, बगल वाला कार्बन जो है ये sp3 है। यहाँ पे बगल वाला कार्बन sp2 है और यहाँ पे जो बगल वाला कार्बन है ये sp है, ठीक। और sp होने से जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो बढ़ जाता है, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे sp, sp3 और sp2, ठीक है, थोड़ा सही से लिखते हैं, ये आपका sp2 है। तो परसेंटेज सबसे ज्यादा इसमें है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इस कारण से ये रेडिकल सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे लेस स्टेबल आपका A, उससे मोर स्टेबल C और सबसे मोर स्टेबल B। इस तरह से इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ये रेडिकल है आपका और यहाँ पे ये रेडिकल है आपका। डिफरेंस क्या है, नाइट्रो और साइनो। फटाफट बताएं, नाइट्रो साइनो में जो माइनस आई है वो ज्यादा किसका है, नाइट्रो का कि साइनो का। तो नाइट्रो का जो माइनस आई है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू साइनो। दोनों का माइनस आई है पर नाइट्रो का माइनस आई ज्यादा है। तो माइनस आई जो है, माइनस आई के कारण ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा और वो मोर स्टेबल हो जाएगा। भाई देखो इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींच रहा है और ये भी स्टेबिलिटी घटा रहा है, लेकिन साइनाइड से ज्यादा माइनस आई नाइट्रो का है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ये ज्यादा खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को और घटा देगा। वही रीजन आपको बता ही रखा है मैंने, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है उससे, इलेक्ट्रॉन को उससे और खींचता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ जाएगी, जिससे कि वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताएंगे। 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 क्वेश्चन करें, 10 और 11, लास्ट 11 तक आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका ये रेडिकल गिवन है, यहाँ पे इस तरह से रेडिकल है, और यहाँ पे अपने पास ये जो है रेडिकल इस तरह से गिवन है। अब यहाँ पे देखो इस रेडिकल के अल्फा बीटा पोजीशन पर NO2 है, जबकि यहाँ रेडिकल के अल्फा पोजीशन पर ही NO2 है। अच्छा, अल्फा बीटा किसको बोलते हैं, जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, प्रायोरिटी जनरली फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, तो बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक। उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, उसके बगल वाले को गामा बोलते हैं, उसके बगल वाले को डेल्टा, डेल्टा के बाद ओमेगा, ठीक, ये नॉमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे रेडिकल के बगल में जैसे मैंने इसको अल्फा बोल दिया, तो यहाँ बीटा पे NO2 है, जबकि यहाँ पे अल्फा पे ही NO2 है। NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है। NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई, लेकिन यहाँ जो माइनस आई है वो दूर है, बीटा पोजीशन पर है, ठीक। और यहाँ पे जो माइनस आई है वो तो बगल ही में है, ठीक ना, बगल में ही माइनस आई लग रहा है। तो ये भी डिस्टेबलाइज करेगा, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा रेडिकल को। इन दोनों में ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा फर्स्ट वाला, डिस्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं, स्टेबिलिटी, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नॉट क्लियर, कौन सा क्वेश्चन नॉट क्लियर हुआ, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिंपल सा है, कार्बन चेन दी हुई है इस तरह से, और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे इस तरह से NO2 है। तो ये जो रेडिकल है इसके बगल वाले कार्बन पे ये NO2 लगा हुआ है, ठीक, जबकि यहाँ रेडिकल के बगल वाले कार्बन पे NO2 लगा हुआ है। तो यहाँ NO2 दूर है, जबकि यहाँ NO2 पास ही में लगा हुआ है। तो NO2 अगर पास में है तो इसका जो माइनस आई है वो रेडिकल पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जो माइनस आई है। और यहाँ जो NO2 है वो दूर है, तो इसका माइनस आई कम लगेगा। तो माइनस आई कम लगेगा तो ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, और ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
तो जो क्वेश्चन नंबर 7 अगर दिख नहीं रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा जो है आपको समझा दो। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे क्या है आपके पास साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे आपके पास NO2 लगा हुआ है, इस पोजीशन पर रेडिकल है, ठीक। और यहाँ पे अपने पास जो है साइक्लोहेक्सेन है और इस पोजीशन पर रेडिकल है, रेडिकल मिसिंग है, तो रेडिकल जो है आपका यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से रेडिकल बनाएंगे। अब देखो इसमें इसको अगर कंपेयर करते हैं हम तो यहाँ NO2 का माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ भी NO2 का माइनस आई इफेक्ट है और यहाँ भी NO2 का माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है ना। इस तरह से NO2 का जो है वो माइनस आई इफेक्ट है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पर NO2 है, यहाँ पे अल्फा बीटा पोजीशन पर NO2 है और यहाँ पे जो है वो अल्फा पोजीशन पर ही NO2 है। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो NO2 है यहाँ पे NO2 जो है वो दूर है, जबकि यहाँ NO2 पास में है। तो NO2 क्योंकि पास में है तो इसका जो माइनस आई है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ NO2 थोड़ा दूर हो गया, ठीक ना, तो इसका जो माइनस आई है वो कम लगेगा। और यहाँ तो NO2 बहुत दूर चला गया, ठीक है ना, इस रेडिकल से काफ़ी दूर चला गया, तो इसका जो माइनस आई है वहाँ तक, ठीक है ना, कम पहुँच पाएगा, क्योंकि जो माइनस आई है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा भाई, आंसर लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखें, तो 7 का आंसर लिख रहे हैं ABC। तो 7 का जो आंसर है ये क्या आ जाएगा, ABC। करेक्ट आंसर दिया आपने, ABC सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ NO2 का माइनस आई है जो कि दूर है, तो वो उतना डिस्टेबलाइज इसको नहीं करेगा। जबकि यहाँ NO2 जो है, देखो एक चीज समझ लेना ध्यान से, NO2 अगर लगा दिया तो NO2 स्टेबलाइज तो कभी नहीं करेगा, NO2 तो डिस्टेबलाइज ही करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है कि कम डिस्टेबलाइज करता है। NO2 को अगर पास में लगाओगे तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। NO2 को अगर दूर लगाओगे तो डिस्टेबलाइज करेगा पर कम डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक ना, तो स्टेबिलिटी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में भी आपके पास यहाँ पे इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक ना, इस मिथाइल पे एक रेडिकल है। यहाँ भी अपने पास इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे अपने पास मिथाइल रेडिकल है, यहाँ भी अपने पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, और आपका यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है। रेडिकल समझ ले, रेडिकल दिख नहीं रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो रेडिकल है, अब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये रेडिकल आपका 1 डिग्री है, ये रेडिकल आपका 3 डिग्री है, जबकि यहाँ जो रेडिकल था, यहाँ पे जो रेडिकल था ये आपका 2 डिग्री है, ठीक। तो इस कारण से क्योंकि ये 3 डिग्री है तो इसको 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा होगा, तो 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा होगा तो सबसे स्टेबल बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इस रेडिकल को 2 तरफ से प्लस आई मिलेगा, जबकि यहाँ इस रेडिकल को सिर्फ 1 तरफ से प्लस आई मिलेगा, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो बी हो जाएगा। बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 9 देखना चाहूंगा 9 कितने लोग सही करते हैं और कितने लोग गलत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को अभी पिछले वाले एग्जांपल में बहुत डिटेल में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें सही आंसर आपका आना चाहिए। देखो यहां भी रेडिकल है, यहां भी रेडिकल है, लेकिन इस रेडिकल के बगल में sp2 है, ठीक, जबकि इस रेडिकल के बगल में भी sp2 है, लेकिन sp3 भी है। sp2 तो है लेकिन sp3 भी है, और sp3 का एक प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अगर sp3 का प्लस आई इफेक्ट है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो ए और बी में ए जो है वो आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक। तो ए और बी में 9 में ए और बी में ए इज मोर स्टेबल। तो अरम खान सबसे पहला आंसर ए आया, राजेश कुमार, पायल कुमारी, अभिषेक कुमार, अंजू कुमारी, काजल कुमारी, लाइन से सबका आंसर आ रहा है। सौम्या, ठीक ना, सबका सही आंसर आ रहा है ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसका मैंने आपको नाम क्या बताया था, फटाफट बताएं। अभी थोड़ी देर पहले एक नाम बताया था, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल का प्लस आई इफेक्ट है। अब टर्शियरी ब्यूटाइल में ड्यूटेरियम लगा दिया तो प्लस आई इफेक्ट और बढ़ जाएगा। यहाँ पे ट्रिटियम लगा दिया तो ट्रिटियम का जो प्लस आई इफेक्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। तो सबसे स्टेबल जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी, बी, फिर ए, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, तो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे रेडिकल जो है वो रिलेटिवली कम स्टेबलाइज होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो टर्शियरी ब्यूटाइल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल में एक CD3 लगा है, यहाँ पे 2 CD3 लगा है, और यहाँ तीनों जो है वो CD3 लग गए हैं, ठीक ना। पहले यहाँ CH3 था, कुछ नहीं दिया है तो क्या मानोगे, CH3 मानोगे, ठीक। तो यहाँ पहले CH3 था, अब CH3 को हटा कर CD3 लगा रहे हैं,
तो CH3 और CD3 में जो प्लस आई है वो ज़्यादा किसका है, तो प्लस आई CD3 का ज़्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 CD3 है इसीलिए इसका जो प्लस आई होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में D, C, B और A जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, एक इफेक्ट हमने, और बहुत सिंपल सा इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने समझा है। 3 इंटरमीडिएट की आपने बात कर ली, कौन कौन सी, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और रेडिकल। इन तीनों में प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट समझा कैसे कैसे लगाया जाता है, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हमने समझा है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस। ठीक है ना, रेजोनेंस हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग रेजोनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो और बढ़ने वाली है। रेजोनेंस कैसे होता है, ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कैसे होती है, ठीक ना, कुछ 3D मॉडल से हम लोग समझेंगे। ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग जो है वो कैसे होती है, रेजोनेंस कब होगा कब नहीं होगा, ठीक ना, कंडीशन क्या है रेजोनेंस होने की। ठीक, इसके अलावा जब रेजोनेंस होता है तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको किस तरह से कंपेयर किया जाता है, स्टेबिलिटी कैसे होती है, रेजोनेंस के कारण क्या क्या एप्लीकेशंस आते हैं वो सब हमें समझना है। एरोमेटिसिटी क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो अब उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस से जो इफेक्ट लगता है, जो कि रेजोनेंस इफेक्ट है, जिसका एक और नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस। आज ही क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।